गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद कर दिए तथा निजी व्यापार बंद कर दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमाओं से बाहर कार्य करते थे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि सुधार की है शासक की है। राजस्व सुधारों की व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियमों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार ने एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून के सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773-1785 ईस्वी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उन पर एक महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788-1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोष से मुक्त कर दिया गया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740-1765 ईस्वी तक चली। सुरक्षा प्रकोष्ठ दूसरा नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, जो कि 1765 से 1813 ईस्वी तक चली। अधीनस्थ प्रारस्थ की नीति 1813 से 1857 ईस्वी तक चली। अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति, दीवानी और फौजदारी कचहरियों से श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दिया। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियों की सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की अधिकार भी दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायाधीश, 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय शासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल एक संबंधी शक्ति ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का
प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर उसकी एक कब्र स्थित है। वसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उनके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड बेलेजली रहे। इन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का अस्वीकार वहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया। लॉर्ड बेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी मैसूर राज्य 1799 ईस्वी तक, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801 ईस्वी तक, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी तक, बरार के भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी तक, सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी तक, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बंदू तथा भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति की व्यवस्था स्थापित किया। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति की तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रित करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अपने ठगों को फांसी दी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1737 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 ईस्वी की घोषणा बाद बंगाल में से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी में 1823 ईस्वी में दासों से संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के दास्ता को
अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत ने दासता का अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि समाप्त हुई थी। 1854 ईस्वी में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंटी बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को भी फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी शासन राज्य में विलय कर लिया गया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जेतपुरा एवं संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यापगत के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचना भी था, ताकि ब्रिटिश शासन के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके।